प्रणाम सभी को। तो आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं लेके आया हूँ। कई लोग जानना चाह रहे थे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनाबॉलिक्स, मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे हुए। तो मेरे हिसाब से मैं कई बार बात कर चुका हूँ टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस की, फिर वहाँ से जो है किस्सा वो शुरू हुआ। बट धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ और भी चीज़ों को कवर करूँ, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर ड्रग है डायनाबॉल, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। एंड आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने जो है डायनाबॉल शब्द को तो सुना ही होगा। जो भी जिम से संबंध रखते हैं वो जानते ही होंगे डायनाबॉल के बारे में। मतलब एक बहुत ही पॉपुलर एनाबॉलिक कंपाउंड है जो कि हर जिम जाने वाले को, मतलब जो काफ़ी टाइम से जा रहा है उसको, उसके ट्रेनर ने किसी न किसी समय पे तो रिकमेंड किया ही होगा। और जो जिम के ट्रेनर हैं, जो मतलब अच्छे रेप्यूटेड जिम्स के हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक 90% जो जिम के ओनर्स हैं, जो जिम चेन्स जो इंडिया बेस्ड हैं, वो जानते होंगे कि भाई डायनाबॉल क्या होता है। और जो काफ़ी टाइम से ट्रेनर रहे हैं, या तो उन्होंने खुद लिया हुआ है या किसी को दिया हुआ है, ये तो तय है। मतलब इतना पॉपुलर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये में शायद 400 गोलियाँ आती थी इसकी मेरे टाइम में, तो अभी का मालूम नहीं, लेकिन ऐसा था। अब जितना पॉपुलर ये ड्रग है उतने ही पॉपुलर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जानते ही हो आप सब, स्किन में एक्ने हो जाना, बाल झड़ जाना, लिवर टॉक्सिसिटी, हाइपोगोनाडिज्म इन द सेंस कि आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एकदम खत्म हो जाता है ड्यू टू, छोटे छोटे हो जाते हैं आपके, समझ रहे होगे। हार्ट कंडीशंस हैं, लोग दिल की बीमारियों से खत्म हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। सो साइड इफेक्ट्स तो आप जानते हो, बट इसके बारे में भी हम कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है मेन वो ये है कि आज हम थोड़ी सी कहानी सुन लेते हैं इसकी, कि डायनाबॉल जो है ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, आया कैसे, और इसको बनाने वाले ने क्या क्या किया और उससे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। और बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है, तो शुरू करते हैं। और आप लोग मुझे बताना भी अगर आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है कि डायनाबॉल कैसे काम करता है, उसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बनाऊंगा। बट अभी के लिए हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। सो इसका जो असली नाम है डायनाबॉल का, डायनाबॉल तो ब्रांड नेम है जिस नाम से ये बिकता था यूएस के मार्केट में। जो पेटेंटेड जो नाम है, जो टैग नेम है, जो ब्रांड नेम है, वो डायनाबॉल है। असली नाम है इसका मिथेंड्रोस्टेनोलोन। मिथेंड्रोस्टेनोलोन को आप याद कैसे रखोगे? देखो, जैसे मैंने याद रखा, मीठे दो स्टैंड अलोन, मतलब मीठे दो लड़के अकेले खड़े हैं, मीठे दो स्टैंडअलोन, या फिर मिथेंड्रोस्टेनोलोन। देखो, आप लोग देख लो, याद करने लायक है तो करो, नहीं तो बस इतना सुन लो कि डायनाबॉल का कुछ लंबा चौड़ा सा नाम होता है, असली केमिकल नाम ये है। तो ये जो मिथेंड्रोस्टेनोलोन है ना, ये टेस्टोस्टेरोन का ही एक डेरिवेटिव है, डायनाबॉल जो है आपका। अब इसको आपको और अच्छे समझाने के लिए देखो, जो टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है ना, उसी में मॉडिफिकेशन करके, ऑल्ट्रेशन करके ये मिथेंड्रोस्टेनोलोन जो है आपका डायनाबॉल, ये बना है। अब मॉडिफिकेशन कैसे? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेजर। एक होती है उसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एनाबॉलिक प्रॉपर्टी। अब एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी वो होती है जो मर्दानगी से लिंक करती हो, मैस्कुलिनिटी से लिंक जो करती है, वो जो प्रॉपर्टी उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। मर्दानगी बढ़ाने वाली प्रॉपर्टीज एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि फेशियल हेयर, आवाज का बढ़ जाना और बोन स्ट्रक्चर का चौड़ा होना, दीज आर कॉल्ड एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। और दूसरी प्रॉपर्टी जो टेस्टोस्टेरोन की होती है वो होती है एनाबॉलिक प्रॉपर्टी। एनाबॉलिक प्रॉपर्टी का मतलब टिश्यू बिल्डिंग प्रॉपर्टी। टिश्यू बिल्डिंग से मेरा क्या तात्पर्य है? टिश्यू बिल्डिंग मतलब मसल बिल्डिंग बेसिकली। तो मसल चढ़ाने की कैपेबिलिटी और आपको मर्द बनाने की, मर्द दिखाने की कैपेबिलिटी, ये दो कैपेबिलिटीज होती हैं टेस्टोस्टेरोन के पास में। तो जब मिथेंड्रोस्टेनोलोन या डायनाबॉल को बना रहे थे तो टेस्टोस्टेरोन की जो ये दो प्रॉपर्टीज है ना, इनमें ऑल्ट्रेशन किया। कैसे किया? कि उसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी को कम कर दिया और जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करके रखा। मतलब कि जो आपकी मर्दानगी देने वाली प्रॉपर्टी है वो उसको कम कर दिया, और जो टिश्यू बिल्डिंग की प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करके रखा। बढ़ाया नहीं, मेंटेन करके रखा। तो इस तरह से जो है डायनाबॉल बना था। अब एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज को कम क्यों किया? क्योंकि एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। तो डायनाबॉल का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 1955 में आया था, और मार्केट में ये बन करके डिस्ट्रीब्यूट कब होना शुरू हुआ ऑफिशियली? वो हुआ 1958 में, यानी कि 1958 में ये मार्केट में आ चुका था डायनाबॉल के ब्रांड नेम के साथ में। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था सीबा फार्मास्यूटिकल्स। सीबा फार्मास्यूटिकल्स ने डायनाबॉल बनाया था किसकी सहायता लेके? एक बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर थे उस टाइम के, डॉक्टर जॉन ज़ीगलर। तो डॉक्टर जॉन ज़ीगलर की सहायता से इन्होंने सीबा फार्मास्यूटिकल ने मिलकर के डायनाबॉल बनाया। मतलब मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये डॉक्टर साहब का था। अभी जो डॉक्टर साहब थे ना, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, ये ओलंपिक टीम, जो यूएस की ओलंपिक टीम थी, उसके फिजिशियन भी हुआ करते थे। तो क्योंकि वो फिजिशियन थे तो वो एथलीट्स को ऑब्जर्व करते थे डायनाबॉल बनाने के पहले भी। तो उन्होंने ही, मतलब जब डायनाबॉल पर काम चल ही रहा था, तभी उन्होंने नोटिस किया था कि एक एथलीट जो है वो निपट गया लॉकर रूम में।
और फिर वो इस तरह के केसेस नोटिस करते थे जहाँ पर कई सारे एथलीट्स को जो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता था, प्रोस्टेट उनका बढ़ जाता था और कईयों को जो है कैथेटर यूज़ करके यूरिनेट करना पड़ता था क्योंकि इतना प्रोस्टेट बढ़ जाता था, यूरिनेट नहीं कर पाते थे। ये जब मैं पढ़ रहा था ना, मेरे को दर्द हो गया ये सब कहानियाँ पढ़ के। तो अब इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही थी, इतने भारी साइड इफेक्ट्स क्यों हो रहे थे लोगों को, प्रोस्टेट इतना बड़ा हो जा रहा था और मर ही जा रहे थे डायरेक्ट। वो हो रहा था क्योंकि वो लोग टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहे थे। उस टाइम पर टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज हो चुका था और एथलीट्स के बीच में पॉपुलर हो गया था। तो एथलीट्स को इतना पता था कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, हमको परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट मिलेगा, तो इसको यूज़ करते हैं। सो वो किस चीज़ पर ध्यान दे रहे थे, वो दे रहे थे उसके टेस्टोस्टेरोन की एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज जो है उस पर ध्यान दे रहे थे। इग्नोर क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन की एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज को। तो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज जो है ना टेस्टोस्टेरोन की, उनका साइड इफेक्ट है ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी चीजें जो है। मतलब लोगों ने कितना सफर किया सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखें कि टेस्टोस्टेरोन है तो भाई ये हमको मदद करेगा, उसकी जो दूसरी साइड है उसको कंप्लीटली इग्नोर करके सिर्फ एनाबॉलिक साइड पर ध्यान दिया उन लोगों ने। तो ये सब देखते हुए ही डॉक्टर साहब ने जो है टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके उसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज को कम किया और एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके डायनाबॉल सिंथेसाइज किया। तो जब ये डायनाबॉल सिंथेसाइज हो गया और मार्केट में आ गया तो डॉक्टर साहब ने जो है अपने एथलीट्स को देना शुरू किया और उनके एथलीट्स ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस शो किया इन देयर स्पोर्ट और डॉक्टर साहब भी इससे काफ़ी खुश थे। और देखते ही भर में जो ये ड्रग है डायनाबॉल, इसने ख्याति प्राप्त कर ली एथलीट्स के बीच में। मतलब एथलीट्स इसको बहुत भारी मात्रा में यूज़ करने लग गए। जब डॉक्टर जिगलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया और जब ये मार्केट में फैल गया तो डॉक्टर जिगलर ने इसकी एक रेंज रखी थी। मतलब इसको बनाते टाइम भी उस चीज़ को ध्यान में रखा था और बनाने के बाद भी ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि भाई इसकी एक रेंज है डोजेज की, जो कि है 5 से 10 से 15 मिलीग्राम, इसके आसपास रहना है। मैक्सिमम लिमिट आपकी 15 है, मिनिमम 5 है, इसके बीच में रहना, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। बट अब क्योंकि एथलीट्स के खुद के कंट्रोल में, खुद के हाथ में जब ड्रग आने लग गया तो वो लोग डॉक्टर जिगलर की बात थोड़ी सुनेंगे। वो तो उसमें अपना एक्सपीरियंस घुसाने लग गए, कहे कि नहीं हम और ज़्यादा चलाएंगे और ज़्यादा चलाएंगे। जब कई सारे कोचेज भी थे जो और ज़्यादा चला करके देखने लगे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने लगा, तो जो प्रोटोकॉल जो तैयार होते गए ना डायनाबॉल के, वो बहुत हैवी डोजेज के प्रोटोकॉल्स बनते गए हैं डिस्पाइट डॉक्टर जिगलर ने जो अपर लिमिट सेट की थी उसके। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, ये सब जो डॉक्टर जिगलर थे उनको देख करके सही नहीं लगा कि यार ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बट एथलीट्स जो है वो नहीं सुने। तो जो अर्ली 1960s है ना, उसमें तो भयंकर तरीके से अब्यूज शुरू हो गया और डॉक्टर जिगलर जिन्होंने बनाया था ड्रग को, वो खुद बहुत मतलब मन खट्टा हो गया उनका ये सब देख करके, क्या हो रहा है ये। और लेट 60s में यानी कि 67-68 के आसपास जो डॉक्टर जिगलर हैं जो लेकर के आए थे ड्रग को, अभी तक मन खट्टा हुआ था, अब एकदम स्टेरॉइड यूज के ही अगेंस्ट हो गए। ओलंपिक टीम के फिजिशियन जिन्होंने डायनाबॉल को सिंथेसाइज किया था, उसकी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज करके कम करके एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज बढ़ाई थी, अब वो कह रहे हैं कि आपको जो है स्टेरॉइड्स का यूज ही नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स। देखो कितनी फनी बात है और एट द सेम टाइम कितनी डेंजरस बात भी है। मतलब आप देख रहे हो, उनको खुद रिग्रेट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया और ये क्या हो रहा है। इतना सैचुरेट होना ड्रग्स का ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। इस चीज को आप पता कहाँ से लिंक कर सकते हो? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने जो है ओपनहाइमर मूवी देखी है क्रिस्टोफर नोलन की, बट जो फीलिंग एंड में ओपनहाइमर की थी ना, बिल्कुल सेम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर जिगलर की भी हो गई थी, जिस तरह से वो इसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा एक फन पार्ट भी है कि भाई जिसने बनाया वो खुद इसके अगेंस्ट हो गया। और एक हम इससे लेसन भी ले सकते हैं कि भाई जब बनाने वाला ही इसके अगेंस्ट है तो यूज करने वालों को तो समझ जाना चाहिए ना। बाकी इस पर एक और सवाल खड़ा होता है कि भाई रेगुलेशंस वगैरह थे कि नहीं थे, ऐसे कैसे मार्केट में आ गया, ऐसे कैसे चलने लग गया ये। तो इसके ऊपर एक और हम वीडियो कवर करेंगे कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो लीगलाइज कैसे किए गए और कैसे वो बेचे जाने लग गए और क्या उनका पर्पस सच में बॉडी बिल्डिंग का था या कुछ और था। इसके बारे में फिर से कभी बात करेंगे एक और वीडियो में। और मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के लिए मैं मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर अवेयरनेस फैलाने के लिए ही इस तरह की वीडियोस बनाऊं। और आप लोग बताओ मैं शिफ्ट करूं थोड़ा सा कंटेंट अपना, या ऐसे ही मिक्स चलाता रहूं कि हेल्थ फिटनेस भी और एनाबॉलिक्स भी, जैसा आप लोग कहो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और आप सबको पता है जो भी कुछ होता है सब कर दें। और मिलता हूँ मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।